नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करने वाला हूं। अपडेट किस बारे में है पहले ये समझ लीजिए। आप यहां देख रहे हैं कि हम यहां पे कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो फॉर्म भरने में हमें चेकबुक या पासबुक लगाने के लिए कह रहा है। अब यहां चेकबुक या पासबुक लगाने के लिए सालों से कहता आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने हाल फिलहाल में एक नया ऑप्शन डाल दिया है, जहाँ पे कुछ लोग जब अपना फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो उनके पास चेक लगाने का ऑप्शन ही नहीं आता है। उनके पास इस जगह फाइल चूज करने का ऑप्शन नहीं आता है। उनके पास कुछ इस तरह से लिखा आता है। यहाँ जो लिखा आ रहा है वो ये है कि आपकी जो बैंक केवाईसी है उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया गया है, इसलिए आपको जो है अब नया वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। चेक या पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो इसके बारे में पीएफ ऑफिस ने कहीं कोई सफाई नहीं दी थी कि ये किन केसेस में यहाँ पे चेक लगाने का है, किस केसेस में नहीं है। मैंने बहुत सारे फॉर्म्स भरे हैं, तो मुझे ज़्यादातरों में ऐसा मेरे को चेक लगाना ना लगाने का ऑप्शन नहीं मिला। हर जगह मुझे चेक लगाना पड़ रहा था। तो इस सफाई को देते हुए पीएफ ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में पीएफ ऑफिस ने बताया है कि ऐसे कौन से पीएफ के अकाउंट हैं जिनको हम चेक या पासबुक लगाने के लिए नहीं कहेंगे। तो यहाँ अगर हम सर्कुलर को सर्च करते हैं, सर्कुलर के बारे में यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑफ मैंडेटरी अपलोडिंग ऑफ इमेज ऑफ चेक लीफ अटेस्ट बैंक पासबुक फॉर सर्टेन एलिजिबल केसेस। एलिजिबल केसेस के बारे में खास तौर पे कहा गया है, मतलब कुछ जो खास एलिजिबल केसेस है उनके लिए ही हम कह रहे हैं। तो एलिजिबल केस क्या है, देखो पीएफ ऑफिस को इस चीज़ को पक्का करना है कि जिस आदमी का पैसा है उसी को मिले। इसको पक्का करने के लिए पीएफ ऑफिस ने एक सिक्योरिटी डाली है 2024 के अंदर ही, जहां पे आपका जो बैंक अकाउंट है पहले आपका एम्प्लॉयर नहीं, पहले आपके बैंक से वेरीफाई होता है कि इस आदमी का जो नाम है और इस आदमी का जो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड है, ये तीन चीज़ें सही हैं या नहीं है। अगर बैंक से वेरीफाई हो जाता है उसके बाद ही हम एम्प्लॉयर के पास जाता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, थ्योरी से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। आप समझिएगा कि किसी चीज़ का लॉजिक क्या है। तो हम काम करते हैं ना, तो हमें पता है कि इसका लॉजिक क्या है। पहले ऐसा होता था कि एम्प्लॉयर जो है, जो एम्प्लॉयर है वो फर्जी काम करने के लिए क्या करता था, वो यहाँ ये करता था कि वो केवाईसी में अपने जानकार किसी आदमी का बैंक अकाउंट अपडेट कर देता था, चेक फर्जी बना देता था और पैसा निकाल लेता था। इस चीज़ को रोकने के लिए पीएफ ऑफिस ने सबसे पहले एम्प्लॉयर के पास से पावर छीन ली कि अब एम्प्लॉयर अपने पास से बैंक अकाउंट अपडेट नहीं कर सकता। दूसरा अपडेट कंपनी पीएफ ऑफिस ने ये किया कि बहुत सारे एम्प्लॉयर क्या करते थे कि उनके एम्प्लॉय को पता नहीं है कि भाई हमारा क्या है पीएफ, नहीं है पीएफ, और वो क्या करते थे कि एम्प्लॉय के अकाउंट में अपना ही किसी रिश्तेदार का बैंक अकाउंट अपडेट कर देते थे। तो इसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही रिक्वेस्ट लगाई गई वो सीधे एम्प्लॉयर के पास जाता था, एम्प्लॉयर उसे एक्सेप्ट कर लेता था। एम्प्लॉयर के एक्सेप्ट कर लेने के बाद आप फिर से एम्प्लॉयर अपनी चाल चलता था और एम्प्लॉयर क्या करता था, पैसा निकाल लेता था। पैसा सीधे उसके रिश्तेदार के अकाउंट में चला गया। एम्प्लॉय से उसने जो है अगर उसको कुछ देना है तो दिया, नहीं देना है तो बिल्कुल ही पैसा गायब कर दिया। इस चीज़ को रोका गया ये करके कि अब जो है एम्प्लॉयर के पास बाद में जाएगा, पहले जाएगा आपके बैंक के पास। बैंक ये देख लेगा कि भाई जो लगाया गया है केवाईसी, मान लो सागर नाम से एक पीएफ खाता है, तो सागर नाम का पीएफ खाता है तो सागर नाम के ही उससे सागर नाम के बैंक खाते में ही सागर का पीएफ लगेगा। क्या अभी भी कोई फ्रॉड हो सकता है? हाँ, अभी भी फ्रॉड हो सकता है। मान लो कि क्या मेरा नाम सागर है, मैंने जो है अपने अकाउंट में सागर नाम के किसी और आदमी का अगर बैंक खाता लगा दिया तो वो आज के दिन भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि पीएफ ऑफिस आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर सही है, आईएफएससी कोड सही है, ये तीन चीज़ें ही देख रहा है। फ्रॉड आज भी हो सकता है, लेकिन इसको होने की संभावना बहुत कम हो गई है। अब पीएफ ऑफिस क्या कर रहा है, पीएफ ऑफिस ये कर रहा है कि जो बैंक वाली बात है, अब उनको ये है कि भाई जिस भी आदमी का केवाईसी बैंक ने वेरीफाई कर दिया, हम मान के चलते हैं कि उसका सही है। ऐसे में हम जो चेक लगाने वाली चीज़ है उसको हम नहीं देखेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है चेक की। हम सीधे तौर पे आपका
एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जो चेक लगाया जाता था वो सिर्फ फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लगाया जाता था, ताकि वेरीफाई किया जा सके कि जो बैंक अपडेट किया जा रहा है, केवाईसी में जो बैंक लगाया गया है वो सही आदमी का है, उस पे नाम और चेक पे सब कुछ सही है। ठीक है, तो चेक लगाने का पीएफ ऑफिस को शौक नहीं है, मजबूरी थी। तो अब इस नए अपडेट के साथ कि भाई अब बैंक से वेरीफाई हो गया, तो पीएफ ऑफिस उन लोगों का जिनका बैंक जो है वो वेरीफाई हो चुका है, सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेगा कि वो बिना चेक लगाए भी अपना कर सकते हैं। सर्कुलर को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सर्कुलर के अंदर देखो इनका मकसद क्या है, ये करने की ज़रूरत क्या थी। ये करने की ज़रूरत ये थी कि आपको पता है कि अब जो है 50,000 से लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है, और कहा गया है कि मोस्टली मतलब उनका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को ऑटोमेटिक पास किया जाए। सारे फॉर्म ऑटोमेटिक पास नहीं होंगे, गिनती के कुछ ही परसेंट जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक पास किए जाएंगे। तो अगर ऑटोमेटिक पास किए जाएंगे तो वहाँ अगर चेक लगा होगा तो सिस्टम कैसे चेक को वेरीफाई करेगा, है ना। तो वही क्लेम ऑटोमेटिक पास होंगे जिनका बैंक वगैरह इस तरह से ऑनलाइन वेरीफाई होगा। इसमें कहा गया है कि भाई जो चेक लगाने वाली चीज़ थी वो मैंडेटरी थी, अब उसको हटा दिया जा रहा है उस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को। ठीक है, एलिजिबल केसेस, सिर्फ एलिजिबल केसेस के लिए। आज भी अगर आपको चेक लगाने के लिए ऑप्शन आ रहा है तो आपका चेक लगाना मैंडेटरी है। अगर आप चेक नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई चेक लगाने का ऑप्शन तो जो है हटा दिया गया है। नहीं, अगर आपके सिस्टम पे चेक लगाने का आ रहा है तो आपको चेक लगाना ही लगाना है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है फैसिलिटी ऑफ स्पीडी सेटलमेंट। ये जो काम किया जा रहा है ये ज़्यादा तेज़ी से सेटलमेंट हो सके उसके लिए किया जा रहा है। और साथ में ही रिड्यूस द रिजेक्शन ऑफ क्लेम ड्यू टू रीजन ऑफ नॉन, यहाँ पे लिखा है ड्यू टू रीजन ऑफ नॉन अपलोडिंग ऑफ इमेज ऑफ चेक लीफ अटेस्ट बैंक पासबुक वाइल फाइलिंग ऑनलाइन क्लेम। मैंने ये चीज़ अभी पढ़ी है, लेकिन ये मेरे को पता है प्रैक्टिकली कि देखो ऐसा होता है बहुत बार ना, आदमी जो चेक लगाता है वो साफ़ नहीं होता है, कई बार उसका नाम नहीं होता है, कई बार उसके पासबुक पे स्टैंप नहीं होती है। तो ये सभी चीज़ों से सारी चीज़ें सही होने के बाद भी पीएफ अधिकारी को आपका फॉर्म रिजेक्ट करना पड़ता था। तो अब अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी लगाने की तो अब आपका रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि जो एलिजिबल केस है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। एलिजिबल केस के लिए कहा गया कि जो बैंक से वेरीफाई हुए हैं और उसके बाद एम्प्लॉयर ने डीएससी से साइन किया है और साथ में ही आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है, उनका ही हम ये केस लेंगे। ठीक है, उनके जो ऐसे लोग होंगे उनके केस में इस तरह से मैसेज लिखा आएगा जो यहाँ पे एक डेमो दे रखा है। यही डेमो हमें जब हम अपना पीएफ का फॉर्म भरने जाते हैं तो इसी तरह का डेमो हमारे पास वहाँ पे भी आता है। जो इमेज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उसी इमेज में हमें आता है। देखिए मैंने यहाँ पे इमेज लेके रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ उस इमेज पे क्या लिखा है। एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी है जो जिस चीज़ की मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कुछ मैटर लिखा हुआ है जहाँ कहा जा रहा है वेरीफाई हो गया है बैंक के द्वारा, डिजिटली साइन कर दिया गया है, तो आपको बैंक का वो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ में कहा जा रहा है कि जो रिलैक्सेशन है ये 9 मई से लागू हो रही है और 13 मई को जो है बाकी जगहों पे भेज दिया गया है। तो मैंने एक ऐसा भी केस देखा था जहाँ पे पीएफ अधिकारी ने रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि भाई साहब आपने जो है ना चेक नहीं लगाया, जबकि उस आदमी का चेक लगाने का ऑप्शन ही नहीं था। तो इस सर्कुलर को जारी करने का ये रीज़न था कि औपचारिक तौर पे पीएफ अधिकारियों को सूचना देना कि भाई अब अगर आपके पास चेक नहीं आ रहा है तो आप किसी का रिजेक्ट मत करना, वरना बहुत सारे फॉर्म्स मैंने देखे जो कि रिजेक्ट भी कर दिए गए थे। रिलैक्सेशन जो है तभी मानी जाएगी जब औपचारिक तौर पे पीएफ अधिकारी को उसके बारे में बताया जाएगा। क्लेम एलिजिबल रिलैक्सेशन वुड बी सून कलर कोडेड फॉर, हाँ, तो ये कह रहा है कि जो क्लेम होंगे जो मतलब इस तरह के क्लेम होंगे जिनमें ऑटोमेटिक जो है आपका बैंक वेरीफाई हो रखा है, उन क्लेम को अलग कलर में दिखाया जाएगा। अलग कलर में, जैसे अभी सारे फॉर्म्स आपके वाइट में नज़र आते हैं ना, मैं आपको अगर दिखाता हूँ 2-3 फॉर्म दिखाता हूँ आपको। देखिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, देखो अगर आप समझना चाहते हो ना तो समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरी बात।
यहाँ पे अगर आपको रील्स देखने में इंटरेस्ट है तो आप रील्स देख सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये अगर आपको काम करने वालों में से हो आप, तो आपको समझने में आएगा। देखो अभी जो भी फॉर्म्स होते हैं वो वाइट कलर में होते हैं। इनका ये कहना है, पीएफ ऑफिस का कहना है कि अब जब हम फॉर्म इस तरह से आगे प्रोसेस दिखाएंगे तो वहाँ हम किसी तरह का कलर कोडिंग कर देंगे कि भाई इस कलर का फॉर्म है, मतलब ये है कि इसमें ऑलरेडी बैंक वेरीफाई हो चुका है। समझ गए? मैं एक दो मैंने अभी और फॉर्म भरे थे, अगर मेरे को वो नज़र आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको, रुक जाइए। यहाँ पे मैंने और दो चार फॉर्म भरे थे जहाँ पे मैंने देखा था कि अभी तो सारे तरह के फॉर्म एक जैसे ही है ना। कहा जा रहा है क्लेम एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन वुड बी सून कलर कोडेड फॉर easy identification of such claim by dealing head to prevent any inadvertently return in such claim due to reason of non uploading of check। देखिए मैंने ये सर्कुलर पहली बार पढ़ रहा हूँ, माँ कसम, लेकिन मेरे को ये पता था कि यहाँ पे रिजेक्शन किया जा रहा है। होता क्या है, होता ये है कि जब पीएफ अधिकारी उस फॉर्म को पास करता है तो वो देखता है पेज नंबर 1 और देखता है पेज नंबर 2। अगर उसके पास पेज नंबर 2 नहीं शो हो रहा है, ठीक है, तो उसे यहाँ पे इस फॉर्म को एक तरह से इनवैलिड माना जाएगा। जब पीएफ ऑफिस में आपके फॉर्म को पास किया जाता है तो उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है। उस प्रिंट आउट में 2 पेज निकाला जाता है। अगर 2 पेज नहीं होंगे तो वो फॉर्म कंप्लीट नहीं है, और अगर फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना उनका दायित्व होता है कि फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो हम इसे रिजेक्ट करेंगे। तो पीएफ ऑफिस अपने आप में कह रहा है कि भाई ये जो है ना, हम इसे कलर कोड कर देंगे या फिर इस तरह का कोई आइडेंटिटी उसकी बना देंगे ताकि डीलिंग हैंड टू प्रिवेंट। डीलिंग हैंड मतलब क्या हो गया? डीलिंग हैंड मतलब हो गया जैसे डीए हो गया या एओ हो गया, ठीक है। टिल सच टाइम मतलब इन्होंने अपने अधिकारियों को कहा है, ये आपके लिए नहीं है, ये अपने अधिकारियों को बता रहे हैं। टिल सच टाइम, तब तक, ऑल द डीए सभी डीलिंग असिस्टेंट इन अकाउंट सेक्शन, जो पीएफ ऑफिस में अधिकारी एक मान लो 5 अधिकारी हैं, उन 5 अधिकारियों को एक अकाउंट सेक्शन में रखा गया। वो अकाउंट सेक्शन मान लो कोडिंग होती है, क्या समझाऊं आपको, लेकिन आप समझ जाओ कि मान लो कि एक ऑफिस में 500 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 500 लोगों को ऐसे नहीं कि एक जैसे ABCD नंबर दे दिया, नहीं, उसमें होगा अकाउंट सेक्शन 1। अकाउंट सेक्शन 1 में 6 अधिकारी हैं। उन 6 अधिकारियों में कौन कौन सी कंपनी कौन कौन संभाल रहा है उसके बारे में लिखा रहता है, उसके बारे में पता रहता है। तो वो 6 अधिकारी एक आदमी को रिपोर्ट करते हैं जिसे अकाउंट ऑफिसर कहा जाता है। तो 6 डीए, उसके ऊपर एक सेक्शन सुपरवाइजर और उसके ऊपर एक अकाउंट ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू वॉच द अबव मैसेज इन द क्लेम PDF सो एज टू अवॉइड एनी सच एन एडवर्ट रिटर्न। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक हम इस तरह का कोई कलर कोड नहीं करते हैं तब तक सभी डीए और अकाउंट सेक्शन को ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मैसेज को ध्यान से देखें और किसी का भी फॉर्म रिटर्न ना करें अगर आपको उस फॉर्म में चेक की फ़ोटो नहीं मिलती है। और ये किस तरह से नज़र आएगा, जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना तो वहाँ पे भी इसी तरह से लिखा आता है। वहाँ पे जो चेक के नीचे है ना वो ये लिखा आता है। तो पीएफ अधिकारी कह रहे हैं भाई साहब जब तक हम कलर वाला सिस्टम नहीं कर रहे हैं तब तक आप इस वाले मैसेज को देख लेना, इस वाले मैसेज को देख लेना। अगर किसी फॉर्म में ये मैसेज लिखा है तो उसका रिजेक्ट मत करना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कोई और आपको बता ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्या कोई और पीएफ के अधिकारियों को कुछ नहीं पता है? पता है, लेकिन उनको आपको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जो आपको बताते हैं उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो पता मतलब बुरा मत मानिएगा, कुछ पता नहीं है मतलब जो सच्चाई है उससे उन्हें 10% पता है, ठीक है। वो भी अपना प्रयास करते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको ये समझ आया हो तो मैं आपसे सपोर्ट चाहूँगा। आप कमेंट में बताइए कि क्या मैंने आपको जो बताया वो आपको अच्छा आया, वो आपको समझ आया। अगर आपने अंत तक वीडियो देखी है तो आप अपना नाम लिखिए और बताइए कि क्या आपको ये समझ आया, और क्या आपको इस तरह से जो डिटेल वाली बात है ये किसी और ने बताई है, ये भी ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।